हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किदवाई सर में। मैं आपका टीचर मोहम्मद अली किदवाई आज आपको मैथ का चैप्टर एवरेज पढ़ाऊंगा। ये चैप्टर यूपी टैट मैथ में भी पूछा जाता है और एप्टीट्यूड में भी पूछा जाता है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें एवरेज, जिसे हिंदी में औसत कहते हैं, वो होता क्या है। औसत जो है उसका फॉर्मूला है परीक्षणों का कुल योग बटे परीक्षणों का कुल संख्या। यानी कि जितने आपको नंबर दे रखे हैं उनका आप जोड़ के जो सम करेंगे तो वो परीक्षणों का कुल योग होगा, ठीक है। और उसको आप डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे जितने परीक्षणों की कुल संख्या थी। तो तब आपका औसत निकल के आता है, ठीक है। तो औसत का या एवरेज का जो इंग्लिश में फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी कि जितने भी नंबर आपके दे रखे थे उनको आप जोड़ेंगे तो वो आपका परीक्षणों का कुल योग बनेगा, वो बटे परीक्षणों की कुल संख्या हो जाएगा। अब ये वाला सवाल देखिए, इसमें बताया गया है हमें संख्याएं दे रखी हैं 4, 6, 8 और 12। इसकी औसत निकालने के लिए हमसे कहा गया है। तो अब ये औसत का हमारा फॉर्मूला होता था परीक्षणों का कुल योग बटे परीक्षणों की कुल संख्या, ठीक है। अब हमारा कुल योग निकालेंगे, यानी कि हम सबको जोड़ देंगे। तो परीक्षणों का कुल योग जो होगा तो 4 + 6 + 8 + 12, इससे परीक्षणों का कुल योग निकल आ जाएगा। और कितनी संख्या दे रखी है हमको, 1 2 3 4, चार संख्या हमको दे रखी है। तो परीक्षणों की कुल संख्या जो होगी वो 4 हो जाएगी। तो हम जो है इस जो है दो डिवाइड कर देंगे इसको। तो 30 को हम चार, इसको हम पूरा हमने ऐड किया तो हमारा 30 आ गया। तो 30 बटे में 4 हो गया, उसको हमने डिवाइड कर दिया तो हमारा जो आंसर आएगा 7.2 आ जाएगा। इस तरह से ये जो है सवाल इसके लगाए जाते हैं। अब ये वाला सवाल देखें, इसमें बताया गया है कि तीन संख्या का औसत 10 है। यदि पहली दो संख्या का औसत 11 हो तो तीसरी संख्या निकालें, ठीक है। तो हमको तीसरी संख्या निकालनी है। तो इसमें क्या क्या हमको दे रखा है, तीन संख्या का औसत दे रखा है। तो अब हम सबसे पहले औसत वाला फॉर्मूला लगा देंगे। औसत का फॉर्मूला होता था औसत इक्वल्स टू परीक्षणों का कुल योग बटे परीक्षणों की कुल संख्या, ये फॉर्मूला होता था। तो हमने यहाँ पे तीन संख्या का औसत जो था 10 दे रखा था, हमने 10 रख दिया। तीन संख्या का कुल योग हमें निकालना है और संख्या वाली कितनी है, 3 है, तो 3 यहाँ पे रख दिया। तो तीन संख्या का कुल योग जो हमारा आया तो इससे हम गुणाई कर देंगे, 10 को 3 से गुणाई कर देंगे, 30 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम दो संख्या का औसत निकालेंगे। तो दो संख्या का औसत का फॉर्मूला क्या होगा, दो संख्या का कुल योग बटे दो संख्या हो जाएगी हमारी, ठीक है, बटे 2 हो जाएगा क्योंकि पक्षों का कुल संख्या जो है 2 है। तो अब हमने यहाँ पे दो संख्या का जो औसत जो हमको दे रखी थी क्वेश्चन में वो 11 दे रखी थी, तो हमने 11 किया और 11 को हम 2 से गुणे कर देंगे तो दो संख्या का कुल योग हमें निकल के आ जाएगा। तो दो संख्या का जो कुल योग आया है वो 22 आया है, ठीक है। अब जो तीन संख्या का कुल योग जो था वो 30 था और दो संख्या का जो कुल योग था वो 22 आया था। तो तीन संख्या के कुल योग में से हम दो संख्या का कुल योग जो है घटा देंगे तो हमारा जो है तीसरी संख्या निकल आएगी। अब यह सवाल देखिए, इसमें कहा गया है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा 10 मैचों में बनाए गए रन का औसत 45.6 है। यदि पहले 6 मैच में औसत 48 रन का था तो अंतिम 4 मैचों में उसका औसत निकालें, ठीक है। यानी कि एक खिलाड़ी ने 10 मैच में रन बनाए हैं जो उसका औसत दे रखा है 45.6, ठीक है। और पहले जो 6 मैच में उसने उसने 48 के औसत से रन बनाए थे और अंतिम के 4 मैचों का हमको औसत निकालने को कहा गया है, ठीक है। तो 10 मैचों का औसत रन जो दे रखा है वो 45.6 दे रखा हमको। अब हम औसत वाला फॉर्मूला लगा देंगे। औसत का फॉर्मूला होता था औसत इक्वल्स टू परीक्षणों का कुल योग बटे परीक्षणों की कुल संख्या। अब यहाँ पे जो है हमको औसत दे रखा है और 10 मैच दे रखे हैं, परीक्षणों की कुल संख्या दे रखी है। तो 10 मैचों का कुल योग हम यहाँ से निकाल लेंगे। 10 मैचों का कुल योग हमारा आ गया 456, ठीक है। तो 10 मैचों का कुल जो रन बनाया उसने, 10 मैचों में जो कुल रन बनाया उस खिलाड़ी ने वो 456 बनाए। अब देखिए फिर कहा गया पहले के 6 मैचों का औसत दे रखा है 48, ठीक
वही औसत वाला फॉर्मूला लगा देंगे। औसत का फॉर्मूला होता था परीक्षणों का कुल योग बटे परीक्षणों की कुल संख्या। तो हमको औसत दे रखी है 39, ठीक है। 6 मैचों का कुल योग हम निकाल लेंगे और जो है परीक्षणों की कुल संख्या यानी कि 6 मैच है, तो यहाँ पे 6 हो गया। तो हम इससे हम गुणे कर देंगे, 48 गुणे 6 कर देंगे हम, तो 288 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 288 आ जाएगा यहाँ से। तो 6 मैचों का कुल योग कुल जो है हमको रन मालूम पड़ गया और 10 मैचों का रन मालूम पड़ गया। तो अंतिम 4 मैचों का रन हम निकालने के लिए हम 10 मैच में से पहले के 10 मैच में से 6 मैच के रन को माइनस कर लेंगे, तो अंतिम के 4 मैचों का रन हमको मिल जाएगा, वो आएगा 168, ठीक है। अब हमको अंतिम 4 मैचों का औसत निकालना था, तो फिर से वही वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे। तो अंतिम 4 मैचों का कुल रन जो है 168 है और पक्षों की कुल संख्या मैच कितने हैं, 4 है, तो 168 बटे 4 कर देंगे तो 42 आ जाएगा। ये हमारा जो है अंतिम 4 मैचों का औसत होगा। अब ये वाला सवाल देखिए, इसमें कहा गया है कि एक फैक्ट्री में 15 व्यक्ति काम करते हैं, इनमें से 10 व्यक्तियों को 1500 रुपए प्रति माह की दर से तथा 5 व्यक्ति को 2200 रुपए प्रति माह की दर से वेतन मिलता है। फैक्ट्री में प्रति व्यक्ति औसत वेतन कितना मिलता है, ये हमको निकालना है, ठीक है। तो अब हमको दे रखा है टोटल 15 लोग काम कर रहे हैं एक फैक्ट्री में, जिसमें से 10 व्यक्ति को 1500 रुपए के हिसाब से पैसा दिया जा रहा है और 5 व्यक्तियों को जो है 2200 रुपए के हिसाब से पैसा दिया जा रहा है, और हमें हर एक व्यक्ति के औसत वेतन हमें निकालना है, ठीक है। तो अब मान के चलिए कि 10 लोगों को का कुल वेतन कितना होगा, ठीक है। तो एक आदमी को 1500 मिल रहा है, तो 10 आदमी को कितना मिलेगा, तो 10 आदमी का जो है कुल वेतन कितना होगा, तो 10 गुणे हम 1500 कर देंगे, तो ये हमारा 15,000 आ जाएगा। फिर 5 व्यक्ति को जो वेतन मिल रहा है तो 2200 रुपए मिल रहा है, तो 5 लोगों का 5 व्यक्तियों का जो कुल वेतन होगा तो 5 गुणे 2200 कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा 11100। तो 5 लोगों का कुल वेतन जो है 11100 आ जाएगा। अब बताया गया कि फैक्ट्री में काम करने वाले कुल लोग कितने हैं, तो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग 15 है, ठीक है। अब देखिए कहा गया है कि कुल वेतन कितना फैक्ट्री दे रही है, तो ये 15,000 प्लस 11,100 कर देंगे तो कुल वेतन निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब फैक्ट्री में एक व्यक्ति का औसत वेतन कितना होगा, तो कुल वेतन इतना है और लोग कितने काम कर रहे हैं, 15 काम कर रहे हैं, इससे हम भाग कर देंगे, कुल वेतन को भाग कर देंगे कितने लोग काम कर रहे थे फैक्ट्री में, तो हमारा जो है प्रत्येक व्यक्ति जो है औसत वेतन निकल के आ जाएगा। अब ये वाला सवाल देखिए, इसमें कहा गया है कि 5 बच्चों का औसत उम्र जो है वो 5 वर्ष है, यदि उनके पिता की उम्र भी मिला दी जाती है तो औसत उम्र 6 वर्ष और अधिक हो जाती है, तो उनके पिता की उम्र बताएं। तो यानी कि अब इसमें क्या दे रखा है कि 5 बच्चों की औसत उम्र दे रखी है हमको 5 वर्ष है, और अगर उनके पिता की भी उम्र उसमें मिला दे तो औसत उम्र जो है 6 वर्ष बढ़ जाएगी, तो हमें पिता की उम्र निकालनी है। तो इसमें देखिए 5 बच्चों की औसत उम्र जो है 7 वर्ष है, तो औसत वाला हमारा फॉर्मूला होता था परीक्षणों का कुल योग बटे परीक्षणों का कुल संख्या, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। अब यहाँ पे औसत की जगह पे हम 7 रख देंगे और 5 बच्चों का कुल उम्र हम निकाल लेंगे यहाँ पे, और पक्षियों की कुल संख्या 5 है, यानी कि 5 बच्चे थे, तो इससे हम गुणे कर देंगे, 7 गुणे 5 करेंगे तो 35 आ जाएगा, तो 5 बच्चों की कुल उम्र जो होगी वो 35 वर्ष आ जाएगी। अब बताया गया है कि पिता की उम्र बढ़ा दी जाए, पिता की उम्र मिला दी जाए तो औसत उम्र 6 वर्ष बढ़ जाती है, तो पिता सहित बच्चों की औसत उम्र जो होगी वो 7 वर्ष से हो जाएगी। बच्चों की जो औसत उम्र थी वो 7 वर्ष थी, और पिता की अगर बढ़ा मिला देते हैं तो 6 वर्ष और बढ़ जाती है, तो पिता सहित बच्चों की औसत उम्र जो होगी वो 13 वर्ष हो जाएगी। अब फिर से वही फॉर्मूला लगा दिए, जो औसत का फॉर्मूला होता था, औसत इक्वल टू होता था परीक्षणों का कुल योग और परीक्षणों की कुल संख्या। अब पिता सहित बच्चों की औसत उम्र का फॉर्मूला जो होगा वो होगा पिता सहित बच्चों की कुल उम्र बटे जो जो संख्या होगी, तो पहले जो 5 बच्चे थे और प्लस 1 कर देंगे क्योंकि पिता की उम्र मिला देंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब पिता सहित बच्चों का कुल उम्र हम निकालेंगे, तो यहाँ पे हम और इसको हम इसे गुणे कर देंगे, और जो पिता सहित बच्चों की औसत उम्र थी वो 13 थी, हमें दे रखी है, हमने निकाला है पहले, उसको मैं यहाँ पे रख दिया, और यहाँ पे हम उसको 13 को 6 से गुणे कर देंगे, तो पिता सहित बच्चों की कुल उम्र निकल आएगी, ठीक है। अब पिता सहित बच्चों की कुल उम्र जो निकली वो 78 साल निकली है,
और 5 बच्चों की कुल उम्र दे रखी है वो 35 वर्ष दे रखी है, तो इसमें से हम घटा देंगे पिता सहित बच्चों की जो कुल उम्र थी उनमें से हम बच्चों की उम्र निकाल देंगे तो हमें पिता की उम्र निकल आएगी। तो यहाँ पे 78 ये आया था, 78 में से हम 35 जो ये हमारा आया था 35 जो 5 बच्चों की कुल उम्र थी उनमें से माइनस कर लिया तो हमारे पिता की उम्र आ जाएगी जो 43 वर्ष है। यह वाला सवाल देखिए, इसमें कहा गया है कि 11 परिणामों का औसत 40 है, यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 44 तथा अंतिम 6 परिणामों का औसत 36 हो तो छठा परिणाम क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है कि 11 परिणाम है, 11 रिजल्ट है, जिनका औसत जो आ रहा है वो 40 आ रहा है। ठीक है, और पहले के जो 6 परिणाम थे, पहले के जो 6 रिजल्ट थे तो उनका औसत 44 था, और जो लास्ट के जो अंतिम के 6 परिणाम थे उनका औसत जो था वो 36 था। तो हमें 6 परिणाम निकालना है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 11 परिणामों का हम कुल योग निकालेंगे। तो भाई औसत वाला फॉर्मूला लगा देंगे, औसत इक्वल्स टू होता है परिणामों का कुल योग बटे परिणामों का कुल संख्या। तो अब देखिए इससे हम जो है 11 परिणामों का कुल योग निकालेंगे तो 40 इंटू जो है 40 इंटू हम 11 कर देंगे तो 440 हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से हम प्रथम 6 परिणामों का कुल योग निकालेंगे वही वाला फॉर्मूला लगा के कि औसत औसत जो होता है हमारा वो प्रश्नों का कुल योग बटे प्रश्नों की कुल संख्या होती है। तो यहाँ पे औसत हमको दे रखी है 40 दे रखी है, कुल संख्या हमको ये निकालना है। ठीक है, और बटे जो है संख्या हमको निकालना, कुल योग हमको निकालना है। ठीक है, और संख्या हमको दे रखी है 11 है तो इससे हम गुणे कर देंगे, यहाँ से आ गया। इसी तरह यहाँ पे हम जो है 6 रख देंगे, जब यहाँ पे जो है औसत की जगह पे हम जो है हमारा जो 6 प्रथम के 6 परिणामों की बात होगी तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है 44 हो जाएगा, 44 हो जाएगा, और यहाँ पे कुल योग हो जाएगा, और यहाँ अपॉन 6 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह दोबारा करेंगे जब तो फिर 36 हो जाएगा यहाँ पे, और कुल योग हो जाएगा अपॉन जो है फिर 6 हो जाएगा। इसी तरीके से हम जो है परिणामों का कुल योग निकाल लेंगे। तो 11 परिणामों का कुल योग का फॉर्मूला क्या था, होगा हमारा जो औसत का फॉर्मूला होता था प्रश्नों की कुल योग अपन प्रश्नों की संख्या होती थी, तो इसी में हम रख देंगे यहाँ पे औसत की जगह पे हम जो है 40 रख देंगे, कुल योग हमको निकालना था बटे जो है हम 11 कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हमारा ये चीज आ जाएगी। फिर प्रथम 6 परिणामों का कुल योग निकालना था हमारा, तो कुल योग का हम यहाँ छोड़ देंगे और यहाँ पे औसत की वैल्यू रख देंगे 44 से, और कुल संख्या जो हमारी वो 6, यहाँ से ये निकल आएगा हमारा। अंतिम के 6 परिणामों का कुल योग निकालना था उसमें भी यही करेंगे, जब औसत जो 36 रख देंगे हम और कुल योग बटे हम 6 कर देंगे, तो यहाँ से हमारा अंतिम के 6 परिणामों का भी कुल योग निकल आएगा। अब छठा परिणाम हमको निकालना था, तो छठा परिणाम निकालने के लिए ये हम दोनों को ऐड कर देंगे, प्रथम के 6 परिणामों को और अंतिम के 6 परिणामों को हम ऐड कर देंगे, और 11 परिणामों के योग से हम माइनस कर देंगे इसको, तो हमारा जो है छठा परिणाम निकल के आ जाएगा। तो ये 6 से 12 हो जाएगा, 12 में से हम 12 परिणामों में से हम 11 परिणाम को निकालेंगे तो हमको छठा वाला परिणाम मिल जाएगा। अब यह सवाल देखें, इसमें कहा गया है राम और मोहन, मोहन और सोहन तथा सोहन और राम के धन का औसत दे रखा है उनको 190, 210 और 200 रुपए दे रखा है। ठीक है, तो राम के पास कितना रुपए है ये हमको निकालना है। तो इसमें क्या है कि सबका जो है औसत धन हमको दे रखा था राम और मोहन का, और मोहन सोहन का औसत धन दे रखा था, और सोहन और राम का भी औसत धन दे रखा था। ठीक है, और हमको राम का पास कितने रुपए ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कुल धन निकालेंगे, राम और मोहन का कुल धन निकालेंगे तो 190 इंटू 2 कर देंगे हम औसत वाले फॉर्मूले से। फिर इसी तरीके से मोहन और सोहन का कुल धन निकाल लेंगे, फिर सोहन और राम का कुल धन निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हम सबको ऐड कर देंगे कि राम ये जितने हैं हमारे राम मोहन का कुल धन और मोहन सोहन का और सोहन राम का कुल धन, इन सबको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, टोटल हम धन निकालेंगे, तो हम सबको ऐड करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सबको ऐड करेंगे तो ये 380 प्लस 420 प्लस 400 कर देंगे तो 1200 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है कि राम 2 बार आ रहा है, मोहन आ रहा है, तो हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कॉमन हो गया हमारा, तो इस तरह से हो गया। अब देखिए हमें राम मोहन और सोहन का धन निकालना था, तो ये 2 से उसको डिवाइड कर देंगे यहाँ पे,
तो ये नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, इसके भाग भाग में आ जाएगा यहाँ पे। तो राम मोहन और सोहन का कुलधन निकल के आ जाएगा यहाँ से। तो अब राम मोहन और सोहन का कुलधन हमें निकल के आया, वो 600 रुपए आ गया। और मोहन और सोहन का कुलधन दे रखा था 420 दे रखा था। तो अब इसमें से हम माइनस कर देंगे, राम मोहन सोहन के कुलधन में से हम मोहन और सोहन का कुलधन जो 420 आया था वो माइनस कर देंगे इसमें से। तो राम का धन जो है वो निकल आएगा। अब यह सवाल देखिए, इसमें कहा गया है कि 24 के सभी गुणन खंडों का औसत क्या होगा। यानी कि 24 से कट जाता है, भाग हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, उनका हमें औसत निकालना है। यानी कि 24 के जो फैक्टर होंगे या गुणनखंड होंगे जिससे वो कट जाता है, उसको हमको औसत निकालना है। तो सबसे पहले 24 के सभी गुणनखंडों को लिख लीजिए। तो 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 6, 8, 12 और 24, ये 24 के गुणनखंड है। ठीक है, हमको औसत को निकालना है। तो सबसे पहले इन सबको आप जोड़ देंगे। ठीक है, और कितने नंबर है हमारे, कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 संख्या है। तो उसको हम 8 से जो है भाग कर देंगे। तो औसत वाला फॉर्मूला लगा के हम इसको निकाल देंगे। ये 60/8 हो जाएगा, ये और उसका आंसर आएगा 7.5 आ जाएगा। अब यह सवाल देखिए, इसमें कहा गया है कि 7 वर्ष पूर्व शादी के समय पति एवं पत्नी की औसत उम्र जो थी वो 25 वर्ष थी। अब पति और पत्नी तथा बच्चे की औसत उम्र 22 वर्ष है। तो बच्चे की आयु कितनी होगी। ठीक है, तो 7 साल पहले की औसत उम्र दे रखी है पति और पत्नी की। ठीक है, और अब के समय की दे रखी है पति पत्नी और बच्चे की औसत उम्र दे रखी है। तो बच्चे की आयु हमें निकालनी है। ठीक है, तो 7 वर्ष पूर्व पति और पत्नी की कुल आयु कितनी होगी, कुल आयु निकाल लेंगे हम यहाँ से औसत वाले फॉर्मूले से। औसत इक्वल होता है पक्षों का कुल योग अपॉन पक्षों की कुल संख्या। तो वहां से हम जो है 7 वर्ष पूर्व पति और पत्नी की कुल आयु निकाल लेंगे यहाँ से। तो 25 हम जो है 2 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से 50 वर्ष आ गई है हमारी। अब वो पति पत्नी की कुल आयु कितनी होगी, 7 वर्ष पहले इतनी थी, अब 7 साल बाद कितनी होगी। तो पति की उम्र जो होगी वो 7 साल बढ़ जाएगी और पत्नी की बढ़ जाएगी। तो 50 + 7 + 7 कर देंगे तो 64 वर्ष आ जाएगी। अब पति पत्नी की जो कुल आयु है वो 64 वर्ष हो गई है। अब देखिए क्वेश्चन दे रखा था कि पति पत्नी तथा बच्चे की जो औसत उम्र थी वो 22 वर्ष थी। तो अब पति पत्नी और बच्चे की कुल आयु निकाल लेंगे। तो 3 गुणे जो है 22 कर देंगे, यहाँ से 66 वर्ष आ जाएगी। वो होगी पति पत्नी और बच्चे की कुल आयु। ठीक है, अब यहाँ पे पति पत्नी और बच्चे की कुल आयु में से पति और पत्नी की कुल आयु हम माइनस कर देंगे, तो हमें बच्चे की उम्र निकल के आ जाएगी। तो बच्चे की उम्र निकालने के लिए हम 66 में से हम 64 जो है वो माइनस कर देंगे, तो 2 वर्ष आ जाएगी। ये जो है बच्चे की आयु होगी। इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको आने वाली वीडियो मिलते रहे।